हेलो एवरीवन। इंस्पायर्ड अर्न्स में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये सीरीज का पार्ट 14 है। पार्ट 13 तक हम 240 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 13 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 14 में हम 241 से लेकर के 260 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 241। प्रतिशत लाभ के नजरिए से इनमें से कौन सा सौदा सर्वाधिक फायदेमंद है। यहाँ पर हमें कुछ लागत मूल्य दिए हुए हैं रुपए में, और उस लागत मूल्य पर प्राप्त होने वाला लाभ दिया हुआ है रुपए में। तो हमें ये बताने हैं कि यहाँ पर इन चार में से कौन सा हमारे लिए सबसे अधिक फायदेमंद रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन में हमारा लागत मूल्य है 36 रुपये और हमारा लाभ है 17 रुपये। अगर देखिए हम लागत मूल्य को देखें, लागत मूल्य है 36 रुपये, अगर हम 36 का आधा कर दें तो वो आ जाएगा हमारा 18 रुपये। 18 रुपये में से 1 रुपये घटाएंगे तो वो आ जाएगा हमारा लाभ। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें तो दूसरा ऑप्शन में लागत मूल्य है 50 रुपये, अगर हम 50 रुपये का आधा कर दें तो वो आ जाएगा हमारा 25 रुपये। 25 रुपये में से 1 रुपये घटाएंगे तो वो आ रहा है हमारा लाभ। इसी प्रकार से अगर हम तीसरा ऑप्शन देखें तो वहां पर लागत मूल्य है 40 रुपये, 40 का आधा करेंगे तो वो आ जाएगा 20 रुपये, 20 रुपये में से 1 रुपये घटाएंगे तो लाभ आ जाएगा 19 रुपये। इसी प्रकार से हमारा फोर्थ ऑप्शन है, वहां पर हमारा लागत मूल्य है 60 रुपये, 60 का आधा करेंगे तो वो आ जाएगा 30 और एक उसमें से घटाएंगे तो लाभ आ जाएगा 29 रुपये। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे चारों ऑप्शंस में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर हम लाभ निकालने के लिए लागत मूल्य को आधा कर रहे हैं और फिर उसमें से 1 रुपया घटा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें लागत मूल्य और लाभ दिए हुए हैं इनको तो हम एक तरफ रख देंगे, हम अपनी तरफ से कोई लागत मूल्य लेकर के उस पर लाभ कैलकुलेट करके एक रिजल्ट यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए, सबसे शुरू में हम क्या करते हैं, लागत मूल्य ले लेते हैं 4 रुपये। अगर हमारा लागत मूल्य 4 रुपये है तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1 रुपये। हम लागत मूल्य को आधा करेंगे, 4 का आधा हो जाएगा 2 रुपये, और 2 रुपये में से 1 रुपया घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 1 रुपये। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से लाभ का प्रतिशत। तो देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ रुपए में, तो यहाँ पर लाभ रुपए में हो रहा है 1 रुपये का। डिवाइड में आता है हमारा सीपी, सीपी आ जाएगा 4 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ से हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 25%। अब क्या करते हैं, हम सीपी को कर देते हैं 2 गुना, तो यहाँ पर हम सीपी ले लेते हैं 8 रुपये। अगर हमारा सीपी 8 रुपये है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना लाभ निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, अपना जो सीपी है उसको आधा करते हैं तो वो आ जाएगा हमारा 4 रुपये, और इस 4 रुपये में से 1 रुपया घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 3 रुपये। अब क्या करते हैं, हम फिर से लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे सीपी गुणा 100। तो यहाँ पर हमें लाभ हो रहा है 3 रुपये, अगर सीपी है हमारा 8 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ से हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 37.5%। तो देखिए, जब हमारा सीपी था 4 रुपये तो हमारा प्रॉफिट आ रहा था 25%। जब हमारा सीपी हो गया 8 रुपये तो यहाँ पर हमारे लाभ का प्रतिशत आ रहा है 37.5%। यानी कि जैसे ही हमारा सीपी बढ़ा हमारा लाभ भी बढ़ चुका है। हम क्या करते हैं, इसको एक और ऑप्शन से वेरीफाई कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीपी ले लेते हैं 10 रुपये। अगर सीपी हमारा 10 रुपये है तो हम क्या करेंगे, 10 का आधा कर देंगे तो वो आ जाएगा 5, 5 में से 1 घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 4 रुपये। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट 4 रुपये, डिवाइड में आ जाएगा सीपी 10 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ से हमारे लाभ का प्रतिशत आ गया 40%। तो देखिए, जैसे ही हमारा सीपी 10 रुपये हुआ तो फिर से हमारा प्रॉफिट बढ़ करके हो गया 40%। यानी कि जैसे जैसे हमारा सीपी बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जिसका भी सीपी सबसे ज्यादा होगा उसका ही प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है उसका सीपी है 60 रुपये। अगर इसका सीपी सबसे ज्यादा है 60 रुपये तो यहाँ पर ही हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 242। एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदी और 200 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च किए। वह टाइपराइटर को 1680 रुपये में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले उसकी कुल लागत मूल्य निकाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर उसने 1200 रुपये की तो टाइपराइटर खरीदी है और 200 रुपये उसकी मरम्मत में लगा दिए हैं। यानी कि यहाँ पर जो उसका टोटल सीपी है वो है 1400 रुपये का। अब हम देख लेते हैं उसका लाभ। तो देखिए, उसने लगाए हैं यहाँ पर 1400 रुपये और उस टाइपराइटर को बेच दिया है 1680 में।
तो हम क्या करेंगे, 1680 में से 1400 रुपये को घटा देंगे। तो 1680 में से जब हम 1400 रुपये को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा लाभ आ जाएगा 280 रुपये का। अब हम निकाल देंगे यहाँ से लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे सीपी गुणा 100। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है हमको 280 रुपये का, डिवाइड में सीपी आ जाएगा हमारा 1400 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 20%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 243। 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य 32 रुपये है। 18 केलों को 12 रुपये प्रति दर्जन से बेचने के पश्चात दुकानदार ने मूल्य घटाकर 4 रुपये प्रति दर्जन कर दिया, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य 32 रुपये है। अगर लागत मूल्य 32 रुपये है, इसका मतलब ये उसका सीपी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीपी बराबर 32 रुपये। अब निकाल देंगे कि उसने 2 दर्जन केले बेचे कितने हैं। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 18 केलों को 12 रुपये प्रति दर्जन से बेचने के पश्चात, यहाँ पर देखिए रेट है 12 रुपये प्रति दर्जन। 1 दर्जन में होते हैं 12 केले। अगर 12 केले 12 रुपये में बिक रहे हैं, इसका मतलब एक केले का मूल्य हो गया 1 रुपये। और यहाँ पर बिक रहे हैं ऐसे 18 केले, तो यहाँ पर 18 किलो का मूल्य हो जाएगा 18 रुपये। अब देखिए 2 दर्जन में होते हैं 24 केले। हमारे यहाँ पर 18 केले बिक चुके हैं, यानी कि हमारे पास रह गए हैं 6 केले। आगे हमसे कहा गया है कि दुकानदार ने मूल्य घटाकर 4 रुपये प्रति दर्जन कर दिया। अब देखिए 1 दर्जन में 12 केले, यानी कि वह 12 केलों को बेच रहा है 4 रुपये में। हमारे पास केले बचे हैं 6, यानी कि वह 6 केलों को बेचेगा 2 रुपये में। तो देखिए 18 केले उसने पहले 18 रुपये के बेचे थे, और यहाँ पर 6 केलों को बेच रहा है 2 रुपये की, यानी कि वह कुल 24 केलों को 20 रुपये में बेच रहा है। अब हम निकाल देंगे उसके हानि का प्रतिशत। तो देखिए उसने केले खरीदे थे 32 रुपये के, और वह उनको बेच रहा है 20 रुपये का, यानी कि उसको यहाँ पर 12 रुपये की हानि हो रही है। तो 12 रुपये की हानि है, डिवाइड में आ जाएगा सीपी। सीपी है उसका 32 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से उसके हानि का प्रतिशत आ जाएगा 37.5%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 244। किसी आभूषण की कीमत में 65% की बढ़ोतरी हो जाती है जब वह एक के बाद एक 3 लोगों द्वारा बेची जाती है। यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेता ने क्रम से 20% तथा 25% लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता का लाभ ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि किसी आभूषण की कीमत में 65% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो हम यहाँ पर ये मानते हैं कि जो हमारे आभूषण की कीमत थी वो 100 रुपये थी। अगर हमारे आभूषण की कीमत 100 रुपये थी, तो हमसे कहा गया है कि उसमें 65% की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो देखिए 100 रुपये पर 65% और 65 रुपये बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे 100 रुपये का आभूषण था, उसकी कीमत बढ़ करके हो गई 165 रुपये। हमसे कहा गया है कि वह एक के बाद एक 3 लोगों द्वारा बेची जाती है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 विक्रेता ले लेते हैं, ए, बी और सी। और हम ये मानते हैं कि सी ने फाइनली उस सामान को डी को बेचा है। हम यहाँ पर डी को भी ले लेते हैं। अब देखिए ए के पास जब वह आभूषण है तो वह 100 रुपये का है। ए ने उस आभूषण को बेचा है 20% के लाभ पर। तो देखिए 100 रुपये पर 20% और 20 रुपये बराबर होते हैं। तो ए बी को बेच देगा उसको 120 रुपये का। आगे हमसे कहा गया है कि बी ने उस पर 25% का लाभ कमाया है। तो हम क्या करेंगे, 120 का 25% निकाल देंगे। तो 120 का 25% आ जाता है 30 रुपये, यानी कि बी ने उस पर 30 रुपये का लाभ कमाया है। तो बी ने उस आभूषण को सी को बेच दिया है 150 रुपये का। अब देखिए सी उसको बेचेगा डी का, लेकिन हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि उस आभूषण की कीमत में 65% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि ए ने अगर उसको 100 रुपये से बेचना शुरू किया है तो डी तक वह 165 रुपये का पहुंच जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, डी के नीचे लिख देंगे 165। अब देखिए सी को वह मिला है 150 रुपये का, और वह डी को बेच रहा है 165 रुपये का, यानी कि सी को यहाँ पर 15 रुपये का प्रॉफिट मिला है। तो हम यहाँ से निकाल देंगे सी का लाभ, यानी कि तीसरे विक्रेता का लाभ। तो देखिए यहाँ पर 15 रुपये का लाभ मिला है सी को, डिवाइड में आ जाएगा सी का सीपी। तो सी का सीपी है यहाँ पर 150 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से सी का लाभ आ जाएगा 10% का। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 245। एक व्यक्ति 10 रुपये प्रति कप की दर से 100 कप खरीदता है। रास्ते में 20 कप टूट जाते हैं। वह बचे हुए कपों को 11 रुपये प्रति कप की दर से बेच देता है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले हम उस व्यक्ति का लागत मूल्य निकाल लेंगे, फिर विक्रय मूल्य निकाल देंगे, और फिर हम यहाँ पर उसका हानि प्रतिशत निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 10 रुपये प्रति कप की दर से 100 कप खरीदता है। तो देखिए एक कप का मूल्य है 10 रुपये, और वह खरीद रहा है ऐसे 100 कप।
तो यहाँ पर उसका सीपी हो जाएगा 10 गुणा 100 यानी कि 1000 रुपये। आगे हमसे कहा गया है कि रास्ते में उसके 20 कप टूट गए। अब देखिए उसने खरीदे थे 100 कप, 20 उसके टूट चुके हैं, यानी कि उसके पास रह गए 80 कप। और उसने कहा है कि वह उनको 11 रुपये प्रति कप की दर से बेच देता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 11 रुपये एक कप की कीमत, और ऐसे रहेगा उसके पास 80 कप। तो हो जाएगा हमारा 11 गुणा 80 यानी कि 880 रुपये। हम निकाल देंगे हानि प्रतिशत। तो देखिए उसने रुपए लगाए थे 1000 और उसको वापस मिल रहे हैं 880, यानी कि उसको यहाँ पर 120 रुपये का हानि हो रही है। तो 120 डिवाइड में आ जाएगा सीपी। सीपी है हमारा 1000 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हमारे हानि का प्रतिशत आ जाएगा 12%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 246। यदि पिन के मूल्य में 4 रुपये प्रति दर्जन की कमी हो जाती है तो 48 रुपये में 12 पिन अधिक खरीदी जा सकती हैं। कमी के बाद प्रति दर्जन पिन का मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि यदि पिन के मूल्य में 4 रुपये प्रति दर्जन की कमी हो जाती है तो 48 रुपये में 12 पिन अधिक खरीदी जा सकती हैं। 12 पिन का मतलब होता है 1 दर्जन, यानी कि 48 रुपये में 1 दर्जन पिन अधिक मिल रही हैं। अब यहाँ पर एक बात सोचिए, अगर हमारे पास 48 रुपये हैं और 1 दर्जन पिन का मूल्य है 2 रुपये, तो हम यहाँ पर कितने दर्जन पिन खरीद करके लेकर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 48 को भाग कर देंगे 2 से। हमारे पास 48 रुपये हैं और 2 रुपये उनका रेट है, तो हम 48 को भाग कर देंगे 2 से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 24 दर्जन पिन लेकर के आएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि पिन का रेट है 6 रुपये प्रति दर्जन, तो हम क्या करेंगे, 48 को भाग कर देंगे 6 से। तो हम कहेंगे कि हम 8 दर्जन पिन खरीद करके लाएंगे। तो आप यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करिए, हमें अगर पिनों की संख्या निकालनी है कि हम कितने दर्जन पिन लेकर के आएंगे, तो हमें 48 से भाग करनी होगी जितना भी पिन का रेट होता है। जैसे पहले मैंने रेट लिया था 2, तो हमने 48 को भाग किया था 2 से। फिर मैंने रेट लिया 6, तो हमने 48 को भाग किया 6 से। यानी कि 48 को भाग करना है उतने से जितना पिनों का रेट है। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 4 रुपये प्रति दर्जन की कमी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, पहला वाला रेट मान लेते हैं x रुपये। अगर हमारा पहला रेट x रुपये है तो हमसे कहा गया है कि 4 रुपये प्रति दर्जन की कमी हो जाती है। तो हमारा नया रेट हो जाएगा यहाँ पर x-4। हम क्या करते हैं, यहाँ से पिनों की संख्या निकालते हैं। तो हमारी पिन हो जाएंगी 48/x-4। ये तो हो गई हमारे पास जो पिन हम अब खरीद रहे हैं। हम इसमें से क्या करते हैं, जितनी पिन हम 48 रुपये में पहले खरीद सकते थे उनको कर देते हैं माइनस। तो देखिए पहला रेट हमने माना है x रुपये, तो पहले हम पिन खरीद सकते थे 48/x दर्जन। तो हम क्या करेंगे, 48/x-4 में से 48/x को घटा देंगे और इसको बराबर रख देंगे 1 के, क्योंकि हम अब 1 दर्जन पिन अधिक खरीद सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, फिर आपकी एक समीकरण बन जाएगी, वहां से आप x का मान निकाल लीजिए। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जो हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं 8, 12, 16, 20, इनको पुट करके देख लीजिए और देख लीजिए कि x की कौन सी वैल्यू सही है। तो यहाँ पर अगर हम x बराबर 8 रखेंगे तो देखिए पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा 48/8-4। 8 में 4 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 48 को भाग हो जाएगी 4 से, तो यहाँ पर आ जाएंगी हमारी 12 दर्जन पिन। इसमें से हम घटाएंगे 48/x। x की वैल्यू हमने 8 ली है, तो 48 को जब हम 8 से भाग करेंगे तो वो आ जाएंगी हमारी 6 दर्जन पिन। यानी कि 12 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास 6 दर्जन पिन आ रही है, जबकि हमारी आनी चाहिए 1 दर्जन पिन। तो यहाँ पर हमारा 8 ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर भी 12 पिन। तो हम क्या करते हैं, 48/12-4, 12 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 8। 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आ रहा है, माइनस 48/12। 48 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास 4 दर्जन पिन। पहले आ रही है हमारे पास 6 दर्जन पिन, अब आ रही है हमारे पास 4 दर्जन पिन। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास 2 दर्जन पिन आ रही है, हमारी आनी चाहिए 1 दर्जन पिन। अब क्या करते हैं, x बराबर ले लेते हैं 16। जब हम x बराबर 16 लेते हैं तो 48/16-4 यानी कि 12। तो 48 को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ रही है 4 दर्जन पिन, माइनस 48/16। 48 को जब हम 16 से डिवाइड करते हैं तो वो आती है हमारी 3 दर्जन पिन। तो 4 में से अब 3 घटाएंगे तो हमारे पास आ रही है 1 दर्जन पिन, और इन दोनों का अंतर हमको 1 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा x बराबर 16 बिल्कुल सही है। अब देखिए x माना था हमने कमी से पहले का मूल्य। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कमी के बाद प्रति दर्जन पिन का मूल्य क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कमी हुई थी 4 रुपये प्रति दर्जन की, तो हम क्या करेंगे, 16 में से 4 को घटा लेंगे तो हमारा कमी के बाद मूल्य आ जाएगा 12 रुपये प्रति दर्जन। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 247।
एक व्यक्ति के पास एक भूखंड 3 दलालों के पास से होते हुए पहुंचता है। प्रत्येक दलाल 20% लाभ कमाता है। यदि व्यक्ति ने 3,45,600 रुपये में जमीन खरीदी हो तो जमीन की वास्तविक कीमत ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है 20%। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 20% को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 20% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/5। अब हम क्या करते हैं, जमीन की वास्तविक कीमत को मान लेते हैं x रुपये। अगर जमीन की वास्तविक कीमत x रुपये है तो हमसे कहा गया है कि प्रत्येक दलाल 20% लाभ कमाता है। तो हम क्या करते हैं, इस पर पहले दलाल का 20% लाभ कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर 20% को लिखा है भिन्न के रूप में 1/5। जब भी हमें लाभ कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, अंश में हर को ऐड कर देते हैं। तो एक में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर इसकी गुणा कर देंगे 6/5 से। देखिए यहाँ पर या तो आप गुणा कर लीजिए 6/5 से, या आपने अगर सीधा परसेंटेज के रूप में इसकी गुणा कर दीजिए 120/100 से। 120/100 से गुणा करेंगे, फिर आप उसको 20 से डिवाइड करेंगे तो वो भी आपका 6/5 ही आता है। तो देखिए यहाँ पर इसको पहला दलाल बेच देगा x गुणा 6/5 की। अब इस पर दूसरा दलाल प्रॉफिट कमाएगा तो हम इसकी फिर से गुणा कर देंगे 6/5 से। और फिर इस पर तीसरा दलाल प्रॉफिट कमाएगा तो हम इसकी फिर से गुणा कर देंगे 6/5 से। और जब तीसरे दलाल के बाद यह जमीन बिकेगी तो इस जमीन की कीमत हो चुकी है 3,45,600। तो हम इसको बराबर रख देंगे 3,45,600 के। यहाँ से जो हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारा x बराबर निकल करके आ जाएगा 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 248। यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो उसके हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे हमने काफ़ी सारे किए हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले वो परसेंटेज जी होती है उसको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 20% को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं 1/5। अब देखिए इसके हर में जो 5 है ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस, और जो ऊपर 1 होता है ये होता है हमारा प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पर हमको लॉस हो रहा है तो ये 1 हो जाएगा हमारा लॉस। अब देखिए हमने कोई वस्तु 5 रुपए की बेची है और हमें उस पर 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा सीपी हो जाएगा 6 रुपए। अब देखिए हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि उसके हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए जो भी लाभ या हानि का प्रतिशत होता है उसे हम कैलकुलेट करते हैं सीपी पर। तो यहाँ पर हम हानि कैलकुलेट कर लेते हैं सीपी पर। तो देखिए 1 रुपए की हानि हो रही है, डिवाइड में आ जाएगा सीपी। सीपी हमारा आ चुका है 6 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हमारे हानि का प्रतिशत आ जाएगा 50/3%। 50/3% को हम 16 से ही 2/3% भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन डी में 50/3% ही दिया है तो यहाँ पर हम इसको 50/3 ही लिख लेंगे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 249। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी 5,000 रुपए में खरीदी। उसने ए को 20% लाभ पर तथा बी को 10% की हानि पर बेचा, तो उसे पूरे सौदे में 2% लाभ हुआ। ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमको दो वस्तुएं दी हुई हैं ए तथा बी, तो हम क्या करते हैं ए और बी को लिख लेते हैं। आगे हमसे कहा गया है कि ए को 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो हम क्या करते हैं ए के नीचे लिख लेते हैं 20। और आगे कहा गया है कि बी को 10% की हानि पर बेचा गया है, तो हम क्या करते हैं बी के नीचे लिख लेते हैं -10। और दोनों को मिला करके जो हमको प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 2% का, तो हम क्या करते हैं दोनों के बीच में लिख लेते हैं 2। हम क्या करते हैं 20 में से घटाएंगे 2। 20 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 18 रुपए। अब 20 में से 2 घटाएं तो दूसरी बार हम 2 में से 10 को घटाएंगे। एक बार देखिए जो बीच में संख्या लिखी होती है, एक बार ये बड़ी संख्या में से घटती है और एक बार इस 2 में से जो छोटी संख्या होगी वो घटेगी। तो -10 2 से छोटी है, तो 2 में से -10 को घटाएंगे, तो 2 में से जब हम -10 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 12। हम क्या करते हैं जो हमारे पास 12:18 आया है इसको कर लेते हैं 6 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारा 2:3। यानी कि ए की कीमत अगर 2 रुपए है तो बी की कीमत है 3 रुपए। दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों की कीमत आ जाएगी 5 रुपए। हमें दे रखी है कि दोनों वस्तु जो खरीदी गई हैं वो खरीदी गई हैं 5,000 रुपए में, तो हम क्या करेंगे 5 की कंपेयर कर देंगे 5,000 से। तो 5,000 5 का 1,000 गुना है। हमसे पूछा है यहाँ पर ए का क्रय मूल्य, तो ए का क्रय मूल्य जो 2 रुपए आ रहा है उसकी हम कर देंगे 1,000 से गुणा, तो यहाँ पर ए का क्रय मूल्य आ जाएगा 2,000 रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 250। एक व्यक्ति जब एक टीवी सेट को 9,400 रुपये में बेचता है तो उसे एक निश्चित राशि की हानि होती है, और जब वह दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपये में बेचता है तो उसे पिछली हानि के 2 गुना लाभ होता है। तो प्रत्येक टीवी सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करें।
तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति जब टीवी सेट को 9,400 रुपये में बेचता है, 9,400 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। तो हमसे कहा गया है तब उसे एक निश्चित राशि की हानि होती है। अब देखिए यहाँ पर हानि हो रही है, हानि हमें तब होती है जब हमारा सेलिंग प्राइस हमारे कॉस्ट प्राइस से कम होता है। इसका मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो हमारा ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं x रुपये। तो देखिए 9,400 रुपये उससे कम है, तो हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। तो x के लेफ्ट में आ जाएगा 9,400 रुपये। आगे हमसे कहा गया है जब वह दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा टीवी बेच रहा है 10,600 में, तो ये उसका दूसरे टीवी का एसपी हो जाएगा। उसके बारे में हमसे कहा गया है कि उसे पिछली हानि के 2 गुना लाभ होता है। यहाँ पर देखिए उसको लाभ हो रहा है। लाभ हमें तब होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस हमारे कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, 10,600 को x के लिख लेते हैं राइट साइड में। अब देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि उसे पिछली हानि के 2 गुना लाभ होता है। अब देखिए 9,400 रुपये में बेचने पर उसको जितने रुपए की हानि थी, 10,600 में बेचने पर उसे उसका 2 गुना लाभ हो रहा है। तो हम ये मानते हैं कि जब वह 9,400 रुपये में बेच रहा था तो उसे 1 रेशियो की हानि हो रही थी। अगर उसको यहाँ पर 1 रेशियो की हानि हो रही है, तो जब वह उस टीवी को 10,600 का बेचेगा तो यहाँ पर उसको 2 रेशियो का प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम रेशियो का अंतर देखें तो पहले उसको 1 रेशियो की हानि है, फिर 2 रेशियो का प्रॉफिट है, यानी कि कुल अंतर है 3 रेशियो का। तो यहाँ पर 3 रेशियो बराबर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम रुपए का अंतर देखें तो पहला टीवी बिक रहा है इसका 9,400 में और दूसरा टीवी बिक रहा है 10,600 में। तो यहाँ पर रुपए में अंतर आ रहा है हमारा 1,200 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 रेशियो को बराबर रख देंगे 1,200 रुपये के। तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 400 रुपये। अब देखिए यहाँ तो आप इसके लॉस से इसके कॉस्ट प्राइस पर पहुंच जाइए या इसके प्रॉफिट से इसके कॉस्ट प्राइस पर पहुंच जाइए। अब देखिए पहले हम पहुंचते हैं इसके लॉस से। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जब वह टीवी को 9,400 में बेचता है तो उसको 1 रेशियो का लॉस होता है। लॉस होता है इसका मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 9,400 से ज़्यादा है। यहाँ पर लॉस हो रहा है हमको 1 रेशियो का, 1 रेशियो की वैल्यू है 400 रुपये, यानी कि टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा हमारा 9,800 रुपये। अब हम यहाँ पर टीवी का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं प्रॉफिट वाले टीवी से। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट वाले टीवी को हम बेच रहे हैं 10,600 में। जब हम उसको 10,600 में बेच रहे हैं तो हमें को यहाँ पर 2 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है। 1 रेशियो की वैल्यू है 400 रुपये, तो यहाँ पर 2 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 800 रुपये। यानी कि जब हमने 10,600 में टीवी बेचा तो यहाँ पर हमको 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 10,600 में से 800 घटा देंगे। तो यहाँ से भी हमारा कॉस्ट प्राइस निकल करके आ जाएगा 9,800 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 251। एक व्यक्ति 100 रुपये में 20 सेब बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो उसने 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति 100 रुपये में 20 सेब बेचकर 20% लाभ कमाता है। यहाँ पर देखिए वह 20 सेब बेच रहा है। अगर देखिए 20 सेब बेच रहा है तो उसने 20 सेब खरीदे भी होंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 20 सेबों का सीपी ले लेते हैं, 20 गुणा सीपी। अब आगे कहा गया है कि वह 20% लाभ कमाता है, तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर देते हैं 120/100 से। या तो देखिए यहाँ आप 120/100 से गुणा कर दीजिए, या यहाँ पर आप 6/5 से गुणा कर लीजिए। अगर आप 20% को भिन्न के रूप में 1/5 लिखेंगे तो यहाँ पर आप इसकी गुणा 6/5 से भी कर सकते हैं। आगे इनको बेचा गया है 100 रुपये में, तो हम इनको बराबर कर देंगे 100 के। यहाँ से अगर हम एक सेब का सीपी निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 25/6। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको पलट करके लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 25/6 रुपये में खरीदता है एक सेब। तो यहाँ से अगर हम 1 रुपये की निकालें तो 1 रुपये में खरीदेगा 6/25 सेब। हमसे कहा गया है कि 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे, तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 6/25 गुणा 100, यानी कि 24 सेब। अब देखिए ये तो हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का डिटेल तरीका। अगर हम चाहते तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, हमसे कहा गया है कि 100 रुपये में 20 सेब बेचकर 20% लाभ कमाता है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर पहले 20 सेब को खरीदा था, तो हमने यहाँ पर उनका सीपी लिया था 20 गुणा सीपी। और जब हमने उनको 20% लाभ पर बेचा था तो हमने गुणा कर दिया 120/100 से, और इसको बराबर रख दिया 100 रुपये, क्योंकि यहाँ पर 100 रुपये में बेचे जा रहे हैं। यहाँ से जब हमने एक सेब का सीपी निकाला तो वो आ गया था हमारा 25/6। अब देखिए इसके आगे हमें क्या करना है, ये जो डिवाइड में 6 है इसकी कर देते हैं हम तिरछी गुणा, फिर से सीपी में इसकी गुणा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 6 गुणा सीपी बराबर 25।
अब देखिए इस लाइन का मतलब समझिएगा। इस लाइन का ये मतलब है कि जो 6 सेब का सीपी है, यानी कि 6 सेब जो हमने खरीदे हैं वो हमने 25 रुपए में खरीदे हैं। हमसे कहा गया है कि 100 रुपए में कितने सेब खरीदे हैं। तो 25 का 4 गुना है 100 रुपए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 6 गुना सीपी है इसका भी हम 4 गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 24 गुना सीपी। यानी कि हमने 100 रुपए में 24 सेब खरीदे हैं, तो यहाँ से भी हमारे 24 सेब आ जाएंगे। अब देखिए ये तो हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। यहाँ पर हम एक दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको एक तरीका सिखाया था क्वेश्चन नंबर 227 228 जब हमने सॉल्व किए थे, वहां पर मैंने आपको एक तरीका सिखाया था परसेंटेज रुपए और वस्तु वाला। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस तरीके को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति 100 रुपए में 20 सेब बेचकर 20% लाभ कमाता है। अब देखिए वह जितने प्रतिशत लाभ कमाता था हम उसको 100 में ऐड करके लिख देते थे। तो यहाँ पर परसेंटेज के नीचे आ जाएगा 120। यहाँ पर वह खर्च कर रहा है 100 रुपए, तो रुपए के नीचे आ जाएंगे 100, और वस्तु के नीचे आ जाएंगे हमारी सेब की संख्या, क्योंकि वह 20 सेब खरीद रहा है तो ये हो जाएंगी हमारी वस्तु। तो यहाँ पर वस्तु के नीचे आ जाएगा 20। अब देखिए हमसे कहा गया है कि वह 100 रुपए में कितने सेब खरीदेगा। अब देखिए अगर सेब खरीद रहा है तो यानी कि हमें उसका सीपी बताना है। हमारा जो सीपी होता है वो हमेशा 100% होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज के नीचे लिख लेंगे 100। तो परसेंटेज के नीचे आ जाएगा 100, रुपए के नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा है कि 100 रुपए में कितने सेब खरीदे थे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, परसेंटेज 120 से 100 हो गया, यानी कि परसेंटेज हमारी 5/6 गुना हो गई। अब हम यहाँ पर परसेंटेज से वस्तु पर जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज और वस्तु में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे होती हैं। अगर यहाँ पर हमारी परसेंटेज 5/6 गुना हुई है तो हमारी वस्तु यहाँ पर 6/5 गुना हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम 20 की गुणा कर देंगे 6/5 से। तो यहाँ पर जब हम 20 की गुणा 6/5 से करेंगे तो यहाँ पर हमारी वस्तु आ जाएंगी 24। तो यहाँ पर हमारे 100 रुपए में 24 सेब खरीदे जाएंगे। तो यहाँ से भी हमारे सेबों की संख्या आ जाएगी 24। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 252। एक व्यक्ति 50 रुपए प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। वह 40 कलमों को 5% हानि पर बेच देता है। बचे हुए कलमों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल लाभ 10% हो। तो देखिए यहाँ पर पहले हम इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे, इसके बाद मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति 50 रुपए प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति का सीपी निकाल लेते हैं। तो देखिए 50 रुपए प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीद रहा है, तो यहाँ पर हम 50 की गुणा कर देंगे 50 से। तो यहाँ से उसका सीपी आ जाएगा 2500 रुपये। अब हम निकालते हैं कि उसको कितना लाभ चाहिए। तो हमसे सबसे आखिरी वाली लाइन में कहा गया है कि कुल 10% लाभ हो। तो हम क्या करते हैं, 2500 का निकाल देते हैं 10%। तो 2500 का 10% आ जाता है 250 रुपये। अब निकालते हैं यहाँ से 40 कलमों का सेलिंग प्राइस, कि उसने 40 कलमों को किस दर पर बेचा है। तो देखिए यहाँ पर 40 कलमों का सेलिंग प्राइस हो जाएगा बराबर। देखिए 40 कलम जो उसने खरीदे थे तो एक कलम की वैल्यू थी 50 रुपये, तो हम यहाँ पर 40 की गुणा कर देंगे 50 से। तो देखिए ये तो है सीपी। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है एसपी में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5% की हानि कर देंगे। तो 100 में से 5 घटा लेंगे तो वो रह जाएगा हमारा 95%। तो प्रतिशत को हटाएंगे तो भाग कर देंगे 100 से। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 40 कलमों का एसपी आ जाएगा 1900 रुपये। तो देखिए यहाँ पर जो उसने 40 कलम बेचे हैं वो 1900 रुपये के बेच दिए हैं। अब देखिए हमारे पास बच गए हैं 10 कलम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 10 कलमों का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अब देखिए उसने लगाए थे 2500 रुपये, 250 रुपये का उसको चाहिए था प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 2500 प्लस 250 माइनस इसमें से कर देंगे जो उसने 40 कलम बेच दिए हैं, क्योंकि उसने 40 कलम जो बेचे हैं उनके रुपए उसके पास आ चुके हैं। तो इसमें से माइनस कर देंगे हम 1900। तो यहाँ से हमारे 10 कलमों का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 850 रुपये। यानी कि उसको 10 कलम 850 रुपये में बेचने हैं, जिससे उसे 10% का लाभ हो जाए। तो यहाँ से अगर हम एक कलम का सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 85 रुपये। हम निकालेंगे यहाँ से लाभ का प्रतिशत। तो देखिए एक कलम जो उसने खरीदा था वो खरीदा था 50 रुपये का, और वह एक कलम बेचेगा यहाँ पर 85 रुपये का, यानी कि उसको यहाँ पर लाभ हो जाएगा 35 रुपये का। तो 35 रुपये का लाभ है, डिवाइड कर देंगे 50 से, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 70%।
अब देखिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। यहाँ पर देखिए कुल कलम है 50, जो कलम खरीदे जा रहे हैं वो है 50, लेकिन 40 कलमों को 5% की हानि पर बेचा जा रहा है और 10 कलमों को प्रॉफिट पर बेचा जाएगा। ये हमको नहीं पता है कि कितने प्रॉफिट पर बेचा जाएगा, लेकिन ओवरऑल मिलाकर हमें ये कहा गया है कि हमें 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 40 कलमों को अलग लिखते हैं, 10 को अलग लिखते हैं और बराबर में हमारे पास हो जाएंगे 50 कलम। अब देखिए 40 के बारे में कह रखा है कि हमें 5% की हानि पर बेचनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कलम 1 रुपए का मान लेते हैं। देखिए जब भी हमको प्रतिशत में लाभ या हानि बताना हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक कलम जितना हमें दिया है 50 रुपए का उतना ही लेकर के चले। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 1 रुपए का लेकर के चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 40 कलम हो जाएंगे 40 रुपए के। तो 40 रुपए पर जब हम 5% की हानि निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारी 38 रुपए। यानी कि हमें 40 कलम 38 रुपए के बेचने हैं। हम देखते हैं यहाँ पर हमें ओवरऑल प्रॉफिट हमसे कह रखा है कि हमको 10% का लाभ होना चाहिए कुल मिलाकर के। कुल मिलाकर के हमारे पास है 50 कलम, तो 50 का जब हम 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 5 रुपए। यानी कि 50 कलम हमें 55 रुपए के बेचने हैं। अब देखिए 40 कलम बेच करके हमारे पास आए हैं 38 रुपए, कुल हमको चाहिए 55 रुपए। यानी कि हमें 10 कलम 17 रुपए के बेचने हैं। अब देखिए हमने एक कलम माना था 1 रुपए का, तो यहाँ पर 10 कलम 10 रुपए के होने चाहिए थे, लेकिन हम उनको बेच रहे हैं 17 रुपए का। यानी कि यहाँ पर हमें 10 कलम पर 7 रुपए का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे लाभ का प्रतिशत। तो देखिए 10 रुपए पर 7 रुपए का लाभ हो रहा है, क्योंकि 10 रुपए के थे हमारे 10 कलम। यहाँ पर हमें 7 रुपए का लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 7 का, डिवाइड में आ जाएगा 10 कलम का सीबी 10 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से भी हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 70%। ये तो हो गए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके। यहाँ पर हम एक तरीका और देखेंगे जो इन दो से भी ज़्यादा शॉर्ट है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा तरीका। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 50 कलम और हमसे सबसे आखिरी वाली लाइन में कहा गया है कि कुल 10% का लाभ हो। यानी कि 50 कलमों पर हमें 10% का लाभ चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 50 की गुणा कर लेते हैं 10 से, तो यानी कि हमें कुल मिलाकर के 500% का लाभ चाहिए। लेकिन जब हमने पहले 40 कलम बेचे हैं तो उनके बारे में कहा गया है कि यहाँ पर हमें 5% की हानि हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 40 की गुणा कर देंगे -5 से, तो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे माइनस के 200%। अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि हमें 10 कलम पर कितना लाभ चाहिए। तो देखिए 10 कलम पर लाभ बराबर, अब देखिए 40 कलम बेचने पर हमें 200% की हानि हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो उस हानि को कवर करेंगे और फिर जो हमें 500% का लाभ चाहिए फिर हम उस 500% के लाभ को लेंगे। यानी कि ये 10 पेन बेच करके हमें 700% कमाना है। तो यहाँ पर देखिए 10 पेन बेच करके कमाना है 700%, तो यहाँ पर एक कलम पर लाभ हो जाएगा 10% का। तो यहाँ से भी हमारा परसेंटेज आ जाएगा 70%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 253। एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़ों को 40% लाभ पर, बचे हुए कपड़ों के आधे कपड़े को 40% की हानि पर तथा शेष कपड़ों को लागत मूल्य पर बेचता है। तो पूरे सौदे में उसकी प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 207। तो जिस तरीके से हमने पहले वो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़े, तो आधे को हम लिखते हैं 1/2, तो हम इसको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं 1/2। तो इनको वह बेचता है 40% के लाभ पर। आगे हमसे कहा गया है कि बचे हुए कपड़ों के आधे कपड़े, तो यहाँ पर फिर से आधे कपड़े हो रहे हैं, तो आधे को हम फिर से लिख लेंगे 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास भिन्न आ रही हैं दो, 1/2 और 1/2। इन दोनों के ही हर में देखें तो 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 2। अब देखिए एलसीएम तो आ गया 2, लेकिन हमें क्या करना है आगे, 40% का लाभ और 40% की हानि कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करते हैं, 2 की जगह अपने कुल कपड़े मान लेते हैं 200। अब देखिए ये जो हमने 200 कपड़े माने हैं इनको हम मानते हैं 200 रुपए के ही, तो यहाँ पर हमारी एक कपड़े की वैल्यू हो जाएगी 1 रुपए। अब देखिए ये जो हमारे 200 कपड़े आ गए इनको हमें 3 जगह बांटना है। तो पहले के बारे में कहा गया है कि एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़ों को 40% लाभ पर बेच देता है। तो देखिए यहाँ पर 200 का आधा हो जाएगा 100 कपड़े,
तो 100 कपड़े उसके 100 रुपए के हैं, लेकिन वह उनको बेच रहा है 40% लाभ पर। तो 100 का 40% होता है 40 रुपए, तो वह 100 कपड़ों को 140 रुपए में बेच देगा। आगे हमसे कहा गया है कि बचे हुए कपड़ों के आधे कपड़े, तो कपड़े बच गए हैं 100, तो 100 का आधा हो जाएगा 50 कपड़े, तो वह 50 कपड़ों को 40% हानि पर बेच देता है। अब देखिए 50 कपड़े हैं हमारे 50 रुपए के, तो 50 का जब हम 40% निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 20 रुपए, तो वह 50 कपड़े बेचेगा यहाँ पर 30 रुपए के। आगे हमसे कहा गया है कि शेष कपड़ों को लागत मूल्य पर बेचता है। शेष कपड़े रह गए हमारे 50, 50 कपड़ों का लागत मूल्य है हमारा 50 रुपए, तो वह उनको बेच देगा 50 रुपए में ही। अब देखिए हम निकाल लेंगे यहाँ पर अपना सेलिंग प्राइस। तो उसने 100 कपड़े बेचे हैं 140 के, 50 कपड़े बेचे हैं 30 के, और 50 कपड़े बेचे हैं 50 के। सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे 220 रुपए। अब देखिए हमारे 200 कपड़े थे 200 रुपए के, और वह उनको बेच रहा है 220 का, यानी कि वह यहाँ पर 20 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे लाभ का प्रतिशत। तो 20 रुपए का लाभ हो रहा है, डिवाइड में आता है सीपी, तो 200 कपड़ों का सीपी हमने लिया था 200 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ से उसके लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 10%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 10% गेन। क्वेश्चन नंबर 254। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाते हुए बेच दिया। उसके पश्चात जब लागत मूल्य 10% कम हो गया, तब उसने भी विक्रय मूल्य में 10% की कमी कर दी। तो लागत मूल्य पर उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाते हुए बेच दिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 20% को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 20% को भिन्न के रूप में लिखा जाएगा 1/5। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ, इसका मतलब इसका जो ये हर है 5, ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, और जो ऊपर है 1, ये हो जाएगा उसका प्रॉफिट, क्योंकि वह लाभ पर बेच रहा है। अब देखिए हमने कोई वस्तु 5 रुपए की बेची है, और हमें उस पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है। इसका मतलब उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 4 रुपए, तो यहाँ पर हमारा सीपी हो जाएगा 4 रुपए। अब देखिए हमसे कहा गया है कि जब लागत मूल्य 10% कम हो जाता है, तो देखिए अगर हम 4 रुपए का 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 0.4। तो हम 4 में से जब 0.4 घटाएंगे तो हमारा नया सीपी आ जाएगा 3.6 रुपए। और हमसे कहा गया है कि वह विक्रय मूल्य में भी 10% की कमी कर देता है। विक्रय मूल्य है हमारा 5 रुपए, तो 5 का जब हम 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 0.5। तो 5 में से जब हम 0.5 घटाएंगे तो वो आ जाएगा हमारा 4.5। तो हमारा नया सीपी आ गया यहाँ पर 3.6, और नया एसपी आ गया हमारे पास 4.5। हमसे पूछा है लाभ का प्रतिशत। तो देखिए 3.6 रुपए की वस्तु वह 4.5 में बेच रहा है, यानी कि उसको यहाँ पर 0.9 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 0.9 डिवाइड में आता है सीपी, तो नया सीपी हमारा 3.6, गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ से हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 25%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 255। एक सेल्समैन लागत मूल्य पर 13% लाभ की आशा रखता है। यदि किसी महीने उसकी कुल बिक्री 7,91,000 रही हो तो उसका लाभ ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन करनी है हमें यहाँ पर कहा गया है कि एक सेल्समैन लागत मूल्य पर 13% लाभ की आशा रखता है। अब देखिए लाभ या हानि वैसे भी लागत मूल्य पर होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लागत मूल्य को ले लेंगे सीपी, और सीपी पर 13% का लाभ ले लेंगे। तो 13% का लाभ लेंगे तो हम 100 में 13 को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 113/100 से। ये बराबर है उसकी एक महीने की बिक्री। एक महीने की बिक्री हो रही है उसकी 7,91,000 की, तो इसको बराबर कर देंगे 7,91,000 की। अब देखिए 113 से 791 कटता है 7 बार, तो 7, 3 जीरो उसके पास वैसे ही रह जाएंगी, और 100 की 2 जीरो और उधर पहुंच जाएंगी, यानी कि उसका कुल मिलाकर के सीपी आ जाएगा 7 लाख रुपए। अब देखिए उसकी बिक्री हुई है 7,91,000 की, और उसका कॉस्ट प्राइस है 7 लाख रुपए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो 7,91,000 में से हम 7 लाख को घटा देंगे, तो यहाँ से उसका प्रॉफिट आ जाएगा 91,000 रुपए। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 256। 500 रुपये प्रति साइकिल की दर से रमेश ने 10 साइकिलें खरीदी। उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर कुल 2,000 रुपये खर्च किए। 10 साइकिलों में से 5 साइकिल को उसने 750 रुपये प्रति साइकिल की दर से, तथा शेष साइकिलों को उसने 550 में प्रति साइकिल की दर से बेच दिया। तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें।
तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर रमेश का कुल सीपी निकाल लेते हैं। तो देखिए रमेश ने पहले तो खरीदी है 10 साइकिलें और एक साइकिल की कीमत है 500 रुपये। तो यहाँ पर 500 की गुणा हो जाएगी 10 से। तो जो उसने साइकिलें खरीदी हैं वो खरीदी हैं 5,000 रुपये की। लेकिन उन सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2,000 रुपये खर्च भी किए हैं। यानी कि उसने कुल 10 साइकिलों पर 7,000 रुपये खर्च कर दिए हैं। तो उसका कुल सीपी हो जाएगा 7,000 रुपये। अब निकालते हैं उसका कुल एसपी। अब देखिए 10 में से 5 साइकिल तो बेची है उसने 750 रुपये प्रति साइकिल की दर पर। तो यहाँ पर 5 की गुणा हो जाएगी 750 से। और आगे कहा गया है शेष साइकिलों को। अब देखिए 5 साइकिल हमारी पहले ही बिक चुकी हैं, तो हमारे पास रह चुकी हैं 5 साइकिल। तो 5 साइकिलों को उसने बेचा है 550 की दर पर। तो यहाँ पर हम 5 की गुणा कर देंगे 550 से। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कुल सेलिंग प्राइस आ जाएगा 6,500। अब देखिए उसने लगाए थे 7,000 रुपये और साइकिल बेच करके उसको मिले हैं 6,500। यानी कि उसको यहाँ पर 500 रुपये की हानि हो रही है। तो हम निकाल देंगे यहाँ पर हानि का प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि रुपए में। तो यहाँ पर उसको हानि हो रही है 500 रुपये की, डिवाइड में आता है सीपी। सीपी हमारा 7,000 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हमारी हानि का प्रतिशत आ जाएगा 7 सही 1/7%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लॉस ऑफ 7 1/7%। क्वेश्चन नंबर 257। 12 रुपए प्रति कलम की दर से एक व्यक्ति ने 150 कलम खरीदे। उसमें से 50 कलमों को उसने 10% लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदे में 15% लाभ कमाने के लिए उसे बचे हुए कलमों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें लाभ बताना है, लेकिन अगर हम सारे ऑप्शन देखें तो हमारे सारे ऑप्शन परसेंट में हैं। इसका मतलब हमें जो यहाँ पर लाभ बताना है वो हमें प्रतिशत के रूप में बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 252 की तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 150 कलम और उसको चाहिए 150 कलम पर 15% का लाभ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 150 की गुणा कर देंगे 15 से। यानी कि उसको कुल 2,250% का लाभ चाहिए। आगे हमसे कहा गया है कि 50 कलमों को उसने 10% लाभ पर बेच दिया। तो हम यहाँ पर 50 की गुणा कर देंगे 10% से। तो यहाँ से उसका लाभ आ जाएगा 500% का। यानी कि उसने जब 50 कलम बेचे तो उसको यहाँ पर 500% मिल चुके हैं। अब देखिए हमें कमाने हैं 1,750%, लेकिन हमारे पास रह चुके हैं 100 कलम। तो हम क्या करेंगे, 100 गुणा प्रतिशत मान लेंगे कि हमारे पास x% है। तो इसकी गुणा कर देंगे x% से, बराबर हो जाएगा 1750%। यहाँ से x% की वैल्यू आ जाएगी 17.5%। 0.5 को हम लिख लेंगे 1/2। तो यहाँ से सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 17 से ही 1/2%। क्वेश्चन नंबर 258। एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपए में खरीदी। वह घड़ी को 10% लाभ पर तथा दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेच देता है और इस तरह उसे 51.50 रुपए का लाभ होता है। तो दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य तथा घड़ी के वास्तविक मूल्य का अंतर ज्ञात करें। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपए में खरीदी। आगे हमसे कहा गया है कि वह घड़ी को 10% लाभ पर तथा दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेच देता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमने घड़ी और दीवार घड़ी 390 रुपए की खरीदी है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार घड़ी को 390 रुपए की ले लेते हैं और दीवार घड़ी को 0 रुपए की ले लेते हैं। दूसरी बार हम घड़ी को 0 रुपए की ले लेंगे और दीवार घड़ी को 390 रुपए की ले लेंगे। तो देखिए पहली कंडीशन में हमारी घड़ी 390 रुपए की है और दीवार घड़ी है 0 रुपए की। तो अब हम क्या करेंगे, घड़ी पर 10% का लाभ कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पर हमने घड़ी को लिया है 390 रुपए का, तो 390 रुपए का 10% आ जाएगा 39 रुपए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 39 रुपए को लिख लेते हैं। दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, घड़ी को 0 लेते हैं और दीवार घड़ी को 390 रुपए लेते हैं। अगर हमारी दीवार घड़ी 390 रुपए की है तो हमसे कहा गया है कि दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेचा गया। तो हम क्या करते हैं, 390 रुपए का 15% निकालते हैं। तो 390 रुपए का 15% आ जाता है 58.5। तो हम क्या करते हैं, 58.5 को लिख लेते हैं। तो देखिए एक बार हमारा प्रॉफिट आ रहा है 39 रुपए का और एक बार हमारा प्रॉफिट आ रहा है 58.5 रुपए का। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इस तरह उसे 51.50 का प्रॉफिट होता है। तो हम क्या करते हैं, 51.5 को लिख लेते हैं बीच में। तो देखिए 51.5 में से अगर हम 39 को या 39 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.5 और 58.5 में से 51.5 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। देखिए जो बीच में वैल्यू लिखी हुई है 51.5,
ये एक बार तो घटती है और एक बार इसमें से दूसरी वैल्यू घटती है। तो 58.5 में से तो 51.5 घट गया और दूसरी बार 51.5 में से 39 घट गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अनुपात आया है 7:12.5। हम क्या करते हैं, दोनों को दो गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अनुपात आ जाएगा 14:25। यानी कि अगर हमारी घड़ी 14 रुपए की है तो यहाँ पर हमारी दीवार घड़ी हो जाएगी 25 रुपए की। दोनों को जोड़ लेंगे तो दोनों आ जाएंगी हमारी 39 रुपए की। लेकिन क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि दोनों मिलाकर के खरीदी है 390 रुपए की। तो हम यहाँ पर 390 की कंपैरिजन कर लेते हैं 39 से। तो 390 39 का 10 गुना है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है दीवार घड़ी और घड़ी के मूल्य का अंतर। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी घड़ी है वो है 14 रुपए की और दीवार घड़ी है हमारी 25 रुपए की। तो यहाँ पर अंतर आ रहा है हमारा 11 रुपए का। तो हम क्या करेंगे, 11 का भी 10 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर अंतर आ जाएगा 110 रुपए का। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 259। लागत मूल्य पर 40% लाभ जोड़ते हुए एक व्यापारी अपनी वस्तु की कीमत 700 रुपये निर्धारित करता है। चूंकि मूल्य पर बिक्री बहुत कम हो रही है, अब वह लागत मूल्य पर 10% लाभ जोड़ते हुए विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहता है। तो उसका नया विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, एक व्यापारी लागत मूल्य पर 40% का लाभ जोड़ रहा था और उस वस्तु को 700 रुपए की बेच रहा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उसका सीपी निकाल लेंगे। तो देखिए वह यहाँ पर 40% का लाभ कमा रहा है, तो हम यहाँ पर सीपी की गुणा कर देंगे 140 से, डिवाइड कर देंगे 100 से और इसको बराबर रख देंगे 700 रुपए के, क्योंकि वह 700 रुपए में बेच रहा है। यहाँ से उसका सीपी आ जाएगा 500 रुपए। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है कि अब वह लागत मूल्य पर 10% लाभ जोड़ते हुए विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उसका नया सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। तो देखिए नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, लागत मूल्य पर 10% लाभ, लागत मूल्य उसका आया है 500। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 500 का 110% निकाल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 500 गुणा 110/100। तो यहाँ से उसका नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा 550 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 260। 2008 से 2009 के बीच एक किताब की बिक्री 80% कम हो गई। यदि 2010 में बिक्री 2008 के बराबर रही तो 2009 से 2010 के बीच बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 ईयर ले लेते हैं, 2008, 2009, 2010। हम क्या करते हैं, 2008 में जो बिक्री मानते हैं वो मानते हैं 100 किताबों की। हमसे कहा गया है कि 2008 से 2009 के बीच एक किताब की बिक्री 80% कम होगी। अब देखिए 80%, अगर हम 100 पर 80% कैलकुलेट करेंगे तो वो 80 रुपये ही आएगा। यानी कि 2008 में जो हमारी 100 किताबें बिक रही थी वे 2009 में 20 किताबें ही बिकेंगी। आगे हमसे कहा गया है कि यदि 2010 में बिक्री 2008 के बराबर हो गई। अब देखिए 2008 में हमारी बिक रही थी 100 किताबें, यानी कि 2010 में भी हमारी 100 किताबें ही बिकेंगी। तो हमें बताना है कि 2009 से 2010 के बीच कितनी वृद्धि हुई। तो देखिए 2009 में हमारी बिक रही थी 20 किताबें, 2010 में हमारी बिक रही हैं 100 किताबें, यानी कि यहाँ पर 80 किताबों की वृद्धि हो चुकी है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे वृद्धि प्रतिशत। तो देखिए 80 किताबों की वृद्धि हुई है, डिवाइड में आ जाएंगी 2009 की किताबें, क्योंकि हमें 2009 से 2010 के बीच में वृद्धि बतानी है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे 2009 से। तो 80 के डिवाइड में आ जाएगा 20, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हमारे वृद्धि का प्रतिशत आ जाएगा 400%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।